अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम बात करेंगे लहसुन की काश्त के बारे में और ख़ास तौर पे ये जो हमारी काश्त है ये है गुलाबी जो लहसुन है उसके बारे में होगी। तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए जो आबो-हवा चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। ये जो है वो ठंडी आबो-हवा को पसंद करता है। जब दिन छोटे हों और दर्जा हरारत जो है वो कम हो रहा हो, तो उस वक्त इसको जो है वो काश्त किया जाता है। और इसके जो सपोर्टिंग के लिए दर्जा हरारत ज़रूरत है वो हो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको चाहिए होता है। अगर दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो फिर इसके जो बल्ब्स हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से अगर टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाए तो इसकी नशो-नुमा जो है वो रुक जाती है। इसकी जो आइडियल टाइम होता है ग्रोथ के लिए वो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी तरह से जब बल्ब बनने का टाइम आता है तो इस वक्त इसको जो रोशनी की ज़रूरत होती है वो 12 घंटे जो है वो ज़रूरत होती है। और इसी तरह से दिन जो हैं वो रोशन हों और मौसम जो है वो अबर-आलूद ना हो, तो फिर इसकी पैदावार जो है वो अच्छी होती है। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि ये एक जो है वो अहम सब्ज़ी है, जो तकरीबन जो है वो हर घर में इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। और ये दिल के मरीज़ों के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए जो है बहुत ही मुफ़ीद जो है वो सब्ज़ी है। और इसको बहुत सारे मेडिसन में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो खुश्क पाउडर होता है वो भी मार्केट में जो है वो दस्तयाब है, जिसे जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम इसकी जो इकसाम की बात करें तो इसमें जो हमारे देसी लहसुन हैं इसमें एक जो है वो देसी सफ़ेद वैरायटी है और एक जो है वो देसी गुलाबी जो है वो किस्म है। और जो देसी सफ़ेद किस्म है उसकी पैदावार जो सहूलियत होती है वो ज़्यादा होती है। और जो गुलाबी हमारा जो लहसुन है उसकी पैदावार कदरे कम होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज लाइफ जो है वो बेहतर होती है और ये अवाम में जो है वो ज़्यादा मकबूल है। लोग इसको ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं और ये स्टोर जो है वो 1 साल तक हो जाता है और ये स्टोर के अंदर गलता सड़ता भी नहीं है। तो अगर हम ज़मीन की तैयारी के बारे में जो है वो बात करें तो इसके लिए ज़मीन जो है वो अच्छी तरह जो है आप तैयार करें, ज़मीन को लेज़र लेवल करें और उसके बाद जो है एक बार आपने जो है वो मिट्टी पलटने वाला हल और फिर आम हल जो है 3 से 4 मरतबा ज़मीन की साख पे जो है वो डिपेंड करता है और पिछली फसल क्या थी उस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर आपने जो है वो सुहागा जो है वो 2 मरतबा या 1 मरतबा ज़मीन की ज़रूरत को देखते हुए जो है वो करना है। ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना है। ज़मीन जो है वो आपकी हमवार होनी चाहिए और काश्त से 1 माह कबल जो है आपने इसमें गला सारा जो गोबर की खाद है वो जो है वो 5 से 6 ट्राली जो है वो लाज़मी जो है वो डालनी है। और इसके बाद इसका जो बेहतरीन वक्त काश्त है वो 15 अक्टूबर से शुरू होता है और ये 15 नवंबर तक जो है इसको काश्त तो कर लेना चाहिए। और अगर हम इसका जो शरह बीज देखें तो शरह जो बीज है वो आपके जो काश्त का मेथड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाई डेंसिटी पे लगा रहे हैं या आप जो है वो आम काश्त जो है वो लगा रहे हैं। अगर आप पौधों की तादाद ज़्यादा करेंगे तो आपको शरह बीज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अमूमन जो है 4 से लेकर 6 मन तक साफ़ सुथरा इसकी जो है बीज यानी कि पोथियाँ ज़रूरत होती हैं फ़ी एकड़ के लिए। अगर आप नर्म काश्त करते हैं तो फिर जो है वो 4 मन काफ़ी हो जाता है। अगर आप जो है वो इसकी हाई डेंसिटी काश्त कर रहे हैं और बेड की तरफ जा रहे हैं, बेड पे काश्त कर रहे हैं, तो फिर जो है वो आपको शरह बीज जो है वो ज़्यादा रखना पड़ता है, जो 5 मन भी हो सकता है और 6 मन भी हो सकता है। ये साफ़ करने के बाद जो है वो बीज की जो है वो मिकदार है फ़ी एकड़। और इसी तरह से जो तरीका इस्तेमाल है सॉरी इसके बाद जो तरीका काश्त है कि वो क्या होना चाहिए। तो तरीका काश्त जो है आम तौर पे इसको खेलियों के ऊपर भी लगाया जा सकता है, इसको बेड के ऊपर भी लगाया जा सकता है
और इसको जो है हमवार ज़मीन के ऊपर लाइनें लगाकर लाइनों में जो है वो भी काश किया जाता है। और पौधे से पौधे को जो फासला है वो तकरीबन जो है वो 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। और इसी तरह से अगर आप बेड पे लगा रहे हैं तो आप 4-4 इंच के ऊपर जो है इसको लगा सकते हैं, कतार से कतार भी और पौधे से पौधे का फासला भी, पोथी से पोथी का फासला। और अगर जो है आप इसको रिज के ऊपर लगा रहे हैं, खेलियों के ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर खेलियों से खेलियों का फासला आप 1.5 फीट रख लेंगे। और उसके बाद फिर जो पोथी से पोथी का फासला है, यानी कि बीज से बीज का जो फासला है, वो आप जो है तकरीबन 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और इसी तरह से जो आगे इसका जो हमवार ज़मीन है उसके ऊपर भी आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन वो ज़मीन की साख्त पे जो है वो डिपेंड करता है कि ज़मीन आपकी नरम जो है वो भुरभुरी हो। और इसके लिए जो ज़मीन चाहिए वो अच्छे नकास वाली चाहिए, ज़रख़ेज़ ज़मीन चाहिए जिसके अंदर पानी जो है वो न ठहरता हो, पानी फ़ौरन जज़ब हो जाता हो। सैंडी लोम सॉइल इसके लिए जो है वो बेहतरीन ज़मीन है। और कराठी ज़मीनें और साल्ट इफ़ेक्टेड ज़मीनें, बहुत ज़्यादा पक्के वट की ज़मीनें इसकी काश्त के लिए जो है वो मौजूद नहीं हैं। और इस तरह से अगर हम आबपाशी का जो है वो देखें तो सबसे पहले जो आपने आबपाशी करनी है वो सीड को लगाने के बाद आपने आबपाशी कर लेनी है। और आपने तकरीबन 1/4 जो बीज होता है उसको ऊपर रखना है, और बाकी जो है वो सारा बीज जो है इसको जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो दबा देना है। क्योंकि इसकी जो पोथियाँ यूज़ होती हैं, इसका जो नुकीला सिरा होता है वो ऊपर रखा जाता है और इसका जो मोटा सिरा होता है वो नीचे ज़मीन में जो है वो दबाया जाता है। और तकरीबन जो है 1 इंच या आधा इंच जो है इसकी टॉप जो है छोड़ दी जाती है, और बाकी सारा जो है इसको ज़मीन के अंदर जो है वो छुपा दिया जाता है। और इसी तरह से आपने फ़ौरन आबपाशी करनी है। अगर ज़मीन आपकी अच्छी है, नरम है, तो दर्जा हरारत और मौसम को देखते हुए आप जो है वो महीने में 3 से 4 आबपाशियाँ जो है वो शुरू में कर सकते हैं, अगर दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा हो। और इसी तरह से जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, ये पत्ते निकाल रहा होता है, तो उसके लिए फिर आप जो है वो हफ्तावार इरिगेशन कर सकते हैं। और जब मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है माह दिसंबर में और जनवरी में, तो उस वक्त जो है फिर महीने में 1 या 2 आबपाशियाँ ज़मीन की साख्त के मुताबिक लगाई जाती हैं। और जब बल्ब बनना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे मार्च के अंदर, 15 फरवरी के बाद और फिर मार्च में, तो फिर जो है आपने आबपाशी जो है वो हल्की रखनी होती है। लेकिन 4 से 5 दिन बाद आप आबपाशी कर सकते हैं ज़मीन के वतर को देखते हुए, क्योंकि उस वक्त जो है इसको पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ रहा होता है और दिन की लंबाई में भी इजाफा हो जाता है, जिससे पानी जो है लगाना पड़ता है। क्योंकि फसल जो है वो पीक स्टेज पे होती है, अपनी मेच्योरिटी की तरह बढ़ रही होती है, बल्ब बढ़ रहा होता है, और इसी तरह से जो है जो दर्ज हरारत है दिन और रात का वो भी बढ़ रहा होता है, तो इसकी ज़रूरियात जो है वो बढ़ जाती हैं। और आपको फिर फर्टिलाइज़र भी जो है वो डालने पड़ते हैं। अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि आपने 1 एकड़ में जो है वो कितना बीज लगाया है और आपका जो तरीका है काश्त है वो क्या है। तो अमूमन जो है 1 बैग डीएपी आप नीचे डालेंगे, और उसके साथ जो है वो आप 10 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड डालेंगे, और 400 ग्राम आप थायोफिनेट मिथाइल नीचे वो डालेंगे। और इसी तरह से आपने सल्फ़र बेंटोनाइट 5 ग्राम, या फिर एक सल्फ़र मिलती है जो 1175 के नाम से आती है। 11% उसमें जो है वो नाइट्रोजन होती है और 75% जो इसके अंदर सल्फ़र होती है, तो वो भी जो है वो तकरीबन आप 5 किलो जो है वो डाल सकते हैं अगर सल्फ़र बेंटोनाइट ना मिले। क्योंकि सल्फ़र और पोटाश के इस्तेमाल से इसका ये खुशबू है उसमें इजाफा होता है और इसकी पैदावार में जो है वो इजाफा होता है। और इसी तरह से ऊपर नीचे 1 बैग आपने डीएपी का डाल दिया और ह्यूमिक एसिड डाल दिया, साथ आपने जो है वो 1 बैग जो है वो पोटाशियम सल्फेट का 50 केजी वाला वो भी यूज़ कर लेना है। और उसके बाद जब आप बाकी पानी लगाएंगे तो तकरीबन जो है आप नाइट्रोफास या फिर यूरिया वो हर पानी के ऊपर लगाएंगे, और उसके साथ आपने सल्फ़र 1 किलोग्राम जो है वो यूज़ लाजमी करना है। और इसी तरह से जब आपने जो है आगे जाना है, जब बल्ब फॉर्मेशन होगी तो फिर उस वक्त आपने नाइट्रोफास
और जो है वो पोटाशियम सल्फेट वो ऐड करनी है। ख़ास तौर पे जब आपका जो मार्च का महीना होगा उसमें जितनी आप पाशी लगाएंगे तकरीबन आप हर आप पाशी पे 8 किलोग्राम जो है वो इसको डालेंगे पोटाशियम सल्फेट सालुबल। और साथ में जो है वो आप एक बैग जो है या हाफ बैग जो है वो नाइट्रोफास का डालेंगे। तो और उसके साथ फिर एक जो है वो केजी आपने सल्फ़र का 80% वाला वो साथ लाजमी ऐड करना है। तो इसी तरह से तकरीबन जो है आपकी जो कुल खाद यूज़ होगी वो हो एक बैग जो है वो हो सकता है आपका डीएपी का, नीचे ऊपर जो है आप 2 बैग यूरिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है 2 से 3 बैग जो है आप नाइट्रोफास के यूज़ कर सकते हैं। और सल्फ़र जो है वो 5 से 7 किलोग्राम ऊपर जो है 80% वाला। और ह्यूमिक एसिड भी आप ऊपर लिक्विड वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से पोटाशियम सल्फेट जो है तकरीबन 25 केजी वाला जो है वो ने आपने जो है वो 3 किस्तों में इस्तेमाल करना है 8-8 किलोग्राम करके। और साथ में फिर आप कैन गवारा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो अमोनियम सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नाइट्रोफास भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बल्ब फॉर्मेशन होता है तो उसमें आपने एहतियात करनी है कि पोटाशियम का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, और उसके साथ आप जो है वो गवारा भी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या अमोनियम सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का आपने इस्तेमाल जो है वो कम करना है। और इसी तरह से जो जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों में जो है इसकी आप गोडी कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़मीन नरम भुरभुरी होती है और जड़ें जो हैं वो नीचे गहराई में जाती हैं और खुराक जो है हासिल करती हैं। और अगर आपने प्री इमरजेंस करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करना है, तो फिर आप पेंडिमेंथालिन कर सकते हैं 1 से 1.5 लीटर, या एस्मेटालोक्लोर कर सकते हैं तकरीबन 800 ml, या फिर जो आप हदफ भी कर सकते हैं 300 ml। और इसी तरह से जब ऊपर जो है जड़ी बूटियाँ जो है उगाती हैं तो उसको आप जड़ी बूटी के ज़रिए तल्फ़ करें। तकरीबन 2 गोडियाँ करेंगे तो फिर जो है ज़मीन बेहतर हो जाती है, और जो बल्ब हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। और इसी तरह से जो नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए आप कुज़ेलोफ़ोब जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जब दर्जा हरारत कम हो, मौसम जो है वो फोगी हो, धुंध हो, बादल हों, तो फिर आपने वो जड़ी बूटी के जो इस्तेमाल है उससे गुरेज करना है। उसमें फसल जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है। और ख़ास तौर पे आगे जब आपने दिसंबर में और जनवरी में, तो आपने कम से कम 3 जो है वो स्प्रे लाजमी करने हैं पोटाशियम नाइट्रेट के 1 किलोग्राम सोल्टर पानी में डालकर। और फिर इसी तरह से आप अमीनो एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं 400 ml, और सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी कर सकते हैं, या बायोस्टिमुलेंट उसका भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में जो है वो पानी भी कम लगते हैं, टेम्परेचर भी कम होता है, पौधे की ग्रोथ भी वो भी कम होती है। तो जिसकी वजह से फिर जो है वो मसला यही आता है कि पौधा ग्रोथ नहीं करता। तो फिर फोलियर स्प्रे के ज़रिए आप जो है वो पौधे की जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। या फिर जो है वो एंटी स्ट्रेस कम से कम जो है वो 2 बार, कम से कम जो है वो 2 बार 5-5 किलोग्राम करके ना आप डाल सकते हैं दिसंबर में और जनवरी में। तो इससे जो है वो पैदावार में भी इजाफा होता है और क्वालिटी भी जो है वो बेहतर होती है। और अगर हम इसकी जो हार्वेस्टिंग देखें तो हार्वेस्टिंग जो है इसकी जाके होती है अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, या बाज़ औक़ात फसल जल्दी तैयार हो गई है तो 10 अप्रैल में भी जो है वो तैयार हो जाती है। और जो पैदावार हासिल होती है वो तकरीबन आपके जो तरीक़े काश्त है और खादों का इस्तेमाल है और शरह जो बीज आपने लगाया है उस पे मुनहसर होती है। तो तकरीबन 1 एकड़ से जो है वो 100 मन से लेकर 150 मन तक जो है वो पैदावार जो है इसकी आ जाती है। और आगे जिसके ऊपर बीमारियां और कीड़े मकोड़े आते हैं तो ख़ास तौर पे इसमें जो बीमारियों में है वो पाउडरी मिल्ड्यू है, डोनी मिल्ड्यू है, उसके बाद पत्तों का झुलसाव है, गर्दन का जो है वो राटनिंग है, बल्ब की राटनिंग है, और पर्पल ब्लाच अर्गानवी झुलसाव, अर्गानवी झुलसाव जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। तो पर्पल ब्लाच से बचने के लिए आपने जो है वो फंजीसाइड का स्प्रे करने हैं। और दूसरा इसके ऊपर जो इंसेक्ट आता है वो थ्रिप्स आता है, तो थ्रिप्स के लिए भी आप स्प्रे करेंगे। और इसी तरह से जो बाकी इंसेक्ट ख़ास तौर पे अमेरिकन सूंडी भी इसके ऊपर आ जाती है, तो उसके लिए भी आप जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो ये था अपना गार्लिक के बारे में। ख़ास तौर पे जो पिंक गार्लिक होता है ना, तो उसकी जो मार्केट डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। और तकरीबन पिछले साल इसका जो रेट था वो तकरीबन 150 से लेकर
175 किलोग्राम जो है वो फ़ी किलोग्राम का जो है वो रेट था। और इसी तरह से जो है आप 1 एकड़ से अच्छा खासा जो है मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।